नमस्कार. द एन्काउंटरच्या या भागामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपल्याला माहिती आहे की गेल्या 2 वर्षांपासून पुलवामा आणि एकूणच घटनांवर खूप मोठं वादळ उठलं होतं भारतामध्ये आणि या संदर्भामध्ये जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी या संदर्भामध्ये खूप मोठी वक्तव्य पण केली होती. आज आपल्याबरोबर या सगळ्या घटनांवर बोलण्यासाठी सत्यपाल मलिक आहेत. सत्यपाल मलिक हे महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या निवडणुकीमध्ये काही दौरेही करत आहेत. तर आपण या सगळ्या विषयांवर आपण आज त्यांच्याशी बोलणार आहोत. सर सत्यपाल जी नमस्ते. नमस्कार नमस्कार. ये आप पुणे और उसके पहले एक दिन मुंबई में भी आपका कैंपेन चल रहा है. तो ये क्या कैंपेन है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? बेसिकली महाराष्ट्र में हरियाणा के साथ इलेक्शन होना था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डरी हुई थी कि महाराष्ट्र में हम हारेंगे तो इसको पोस्टपोन कर ले. तो मुझे इलेक्शन में तो आना ही था, तो मैंने समझा पहले एक राउंड मुझे बुलाया, दोनों जगह बुलाया लोकल लोगों ने, तो मैं हाँ कर दिया, मैं आ गया. भाई इतना ही मकसद है. दिस इज पार्ट ऑफ द कैंपेन. ओके. ये आपने हरियाणा में भी कैंपेन की हरियाणा है. में तो मैं बराबर जा रहा हूँ. हाँ, तो आपको हरियाणा के रिजल्ट के बारे में क्या लग रहा है? हरियाणा में 60 के आसपास कांग्रेस आएगी और 20 के आसपास बीजेपी आएगी. बहुत बुरी तरह हारेंगे वहाँ ये लोग. मतलब पूरी तरह तख्ता पलट जाएगा. बुरी तरह जी. आप जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रहे हैं, वहाँ भी इलेक्शन चल रही है, तो आपको वो इलेक्शन के बारे में क्या लग रहा है? वहाँ भी बीजेपी नहीं आएगी. वहाँ उमर और कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन है वो सरकार बनाए. एनसी और आईएनसी का. ओके. ये अब जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम 370 पे आ जाएंगे. जी जी. आप थे, आपके साइन से ही 370 का ये सब कुछ हो गया. वो लोग बोल रहे थे कि 370 हटने के बाद बहुत कुछ चीज़ें बदल जाएगी, जैसे कि टेररिस्ट अटैक कम हो जाएंगे वगैरह वगैरह. तो आपको क्या लगता है वो सब कुछ चीज़ें हो गई? 370 हटाने के पीछे टेररिज्म कोई रीज़न नहीं था. वो ये था कि वहाँ 370 की वजह से एक अलगाव की फीलिंग रहती थी. हम लोग जाते थे तो कश्मीर के लोग कहते थे हिंदुस्तान से आए हो. वो अब ख़त्म हो गया. अच्छा. तो 370 जो था वो डिवाइसिव एक कानून था जिससे हिंदुस्तान और कश्मीर के बीच में फ़र्क पैदा होता. तो वो सब कुछ आपको लगता वो है अब बदल गया जी. हाँ, लेकिन आप बार बार बातें करते हैं कि 370 हटने के बाद जो स्टेटहुड का जो एक स्टेटस था वो भी चला गया है. वो गलत हुआ. मैं उसके पक्ष में नहीं था, लेकिन वो दिल्ली वालों ने वो शायद डरे हुए थे कि पुलिस कहीं रिवोल्ट ना कर दे. और उसमें जब आप स्टेटहुड में ये कर देते हो, यूनियन टेरिटरी बना देते हो, तो पुलिस डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है. जबकि वहाँ की पुलिस बहुत लॉयल है. उन्होंने कभी कोई ऐसा मौका नहीं दिया जिसमें आप ये कह सकते हो कि पुलिस रिवोल्ट की है. आपने काम वहाँ बहुत किया है, लोगों के बीच में जाकर भी आपने काम किया है, और आपका नज़रिया जम्मू कश्मीर को देखने का बहुत ही अलग है जो अलग लोगों से, मतलब बाकी लोगों से. तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों में वो लोग कैसे हैं? जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, सिंपल हैं, ऑनेस्ट हैं. असल में दिल्ली ने उनको इल ट्रीट किया है, उसकी वजह से वो समस्या पैदा हुई है. जैसे मिसाल के तौर पे लोग यासीन मलिक वगैरह जो आज टेररिस्ट कहे जाते हैं, ये तो इलेक्शन लड़ रहे थे. तो काउंटिंग के दौरान ये टॉयलेट गया, इतने में हरा दिया इसको. तो वहाँ 3 इलेक्शंस में बहुत धांधली करके कश्मीरियों को, जो प्रो कश्मीर फोर्सेस थी, उनको हराया गया. वो गलत था. उससे अलगाव ज़्यादा पैदा हुआ. एक बार तो जब बख्शी साहब की सरकार बनी तो उसमें तो अपोजिशन के सबके पर्चे कैंसिल कर दिए थे. तो इस तरह की, मतलब ये कश्मीर की समस्या दिल्ली की वजह से है. ओके. अभी आप 370 के समय की बात फिर से एक बार दोहराए, तो फिर इसमें पाकिस्तान के रोल के बारे में हमेशा, पाकिस्तान का तो हर वक्त रोल रहता है वहाँ डिस्टर्ब करने के लिए. और सवाल ये कि हम उसको मौका देते हैं कि नहीं देते हैं. ये ऑटोमेटिकली और एक इशू आ जाता है पुलवामा का, क्योंकि आपने ही उसके ऊपर बहुत सारी बातें की है. तो उसका आगे क्या हो गया? देखिए, अभी तक उसकी कोई जांच नहीं हुई.
जब जिस दिन वो हुआ, मैंने पीएम को ढूंढा, ये अपनी कोई शूटिंग करा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में, एंड ही वाज नॉट एक्सेसिबल। उनका शाम को फोन आया, सतपाल भाई क्या हुआ? मैंने बताया कि हमारे 40 जवान शहीद हो गए और वो हमारी गलती से हुए। तो उन्होंने कहा नहीं, इस पे चुप रहना। मैं समझा शायद कोई जांच वाँच करेंगे। फिर 2 घंटे बाद मुझे NSA का फ़ोन आया। उसने कहा सतपाल, वो हमारे साथ पढ़े हैं, अजीत डोभाल जी। हाँ, सतपाल भाई इस पे अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कहा ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने नैरेटिव चेंज कर दिया और पाकिस्तान करके, और लोगों से कहा कि भाई अब जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। और आज तक कोई जांच नहीं की। जो मेरी जानकारी है और जो कंफर्म्ड है वो ये है कि CRPF ने होम मिनिस्ट्री से 5 प्लेन मांगे थे। तो ये सारे जितने लोग जा रहे थे 1 दिन में चले जाते और कोई कार में ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। 40 दिन उनकी एप्लीकेशन पड़ी रही और मना कर दिया होम मिनिस्ट्री ने। उस वजह से ये हुआ। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये इंटेलिजेंस के बहुत सारे चीज़ें पहले से भी मालूम थी? सबको अंदाज़ा था। मैं तो जब कश्मीर की हमारी फोर्स, ये चूँकि मैं इसमें लूप में नहीं था, CRP और होम मिनिस्ट्री के बीच में थी। आप बात कर रहे थे कि 5 प्लेन मंगवाने की। हाँ, 40 दिन पेंडिंग रही एप्लीकेशन, जो भास्कर अखबार में रिपोर्टेड है, और अल्टीमेटली उनको मना कर दिया। वो प्लेन से चले जाते तो कुछ होता ही नहीं। मैं तो वहाँ जब बर्फ़ पड़ती थी और स्टूडेंट्स फंस जाते थे श्रीनगर के जम्मू में या जम्मू के श्रीनगर में, तो मैं सरकार किराए पे प्लेन मंगवा के दिल्ली से वहाँ पालम पे ऐसे प्लेन मिलता है जैसे आप टैक्सी करो, और उनको भेजता था। कोई वो मुझसे मांगते तो मैं दे देता, पर वो दैट वाज बिटवीन CRPF एंड होम मिनिस्ट्री। तो आप लूप में ही थे? नहीं, मैं लूप में नहीं था। अच्छा, फिर आप पुलवामा से आगे जाके आपने फिर एक बार इस जनवरी में कहा था कि राम मंदिर पे कुछ अटैक होने वाला है। मेरी जानकारी ये थी कि ये कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसका बहाना करके ये इशू खड़ा करें, और उसमें उन्होंने अलकायदा ने थ्रेट भी किया। तो मैंने कहा कि भाई ये अटैक हो सकता है, इस पे ध्यान रखिए। तो खैर फिर वहाँ सिक्योरिटी वगैरह प्रॉपर हो गई। तो आपको लगता है कि ये राम मंदिर का जो आपने जो इशारा दिया था वो दूसरा पुलवामा हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। और वो सब प्लान सब आपके इशारे की वजह से? वो तो सरकार कर देती अगर मैं ना बोलता। हाँ, वही तो। आपके और प्रधानमंत्री के संबंध बहुत ही मधुर रहे हैं। तो किसानों वाले पे मेरा झगड़ा हो गया, उसके बाद से किसानों वालों पे आगे आऊंगा, लेकिन पहले तो आप क्या, मतलब वो किस टाइप के संबंध है? नहीं, बहुत अच्छे थे। जब वो गुजरात में थे, वॉज डिफरेंट पर्सन। उन्होंने उस वक्त चिट्ठी लिखी थी प्राइम मिनिस्टर को कि MSP लागू करो। हाँ। दिल्ली आके वो बदल गए। लोहिया ये कहते थे कि दिल्ली बहुत खराब जगह है, ये मनोहर जी कहते हैं। हाँ, आदमी को बर्बाद कर देती है। हाँ। तो दिल्ली आके वो बिल्कुल बदले हुए हैं। तो मैं तो जब वो किसानों का धरना चल रहा था, दुनिया में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ कि जो 700 लोग मरे हों। और 6 महीने चिड़िया भी मरती है तो ये कंडोलेंस भेजते हैं, इन्होंने कोई कंडोलेंस नहीं किया। और 13 महीने वो धरना रहा। तो जब 4 महीने हुए थे तो मैं गवर्नर था उस वक्त। तो मैंने सोचा भाई इस पे बोलना चाहिए। मैं चूंकि किसान बैकग्राउंड से आया हूँ, चरण सिंह के साथ काम किया मैंने, तो मैं इनसे मिलने गया, इस्तीफा जेब में रख के गया। तो इन्होंने, हाँ बताओ सतपाल भाई क्या बात है? मैं कहा साहब वो 4 महीने से पड़े हैं, आप उनसे बात कर लें। कल कुछ नहीं, चले जाएंगे। इन्होंने उसको इस तरह से लिया, मुझे थोड़ा बुरा लगा। फिर मैंने घुमा फिरा कहा कि साहब आप मत करिए, किसी और अपने मिनिस्टर को, किसी और को, कोई आपके बिहाफ पे बात कर ले तो इनको बहाना हो जाएगा, चले जाएंगे। कि नहीं कुछ नहीं बात करनी इनसे, अपने आप चले जाएंगे। मुझे गुस्सा आया। मैं कहा ऐसा है, आप इनको जानते नहीं, ना सिखों को ना जाटों को, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। और बस उस पर थोड़ा हड़बड़ा गए। फिर मैंने बताया उनको, मैं कहा सिख गुरुओं ने अपने 4, गुरु गोविंद सिंह ने 4 बेटे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। तो इनसे ये तो जाट तो लाल किले पे चढ़े रहते थे 6 महीने। तो ये ऐसी कौम है, इनसे बात की जाती है, इनसे काम लिया जाता है, समझाया जाता है कि नहीं कुछ नहीं है। फिर 2 महीने बाद माफी मांग के और वो कानून वापस लिया। MSP का वादा किया था वो आज तक नहीं किया इन्होंने।
तो आपको क्या लगता है कि ये फिर से किसान आंदोलन हो रहा है अभी, शायद 3 अक्टूबर तय किया है इन लोगों ने, किसानों ने ये, और अब की बहुत झंझट वाला होगा। तो वो एमएसपी पे MSP is the major तो issue. आपका भी उसमें कुछ रोल रहेगा शायद। मैं तो उसमें एकदम कूदूंगा। हम्म। एक आखिरी सवाल मैं आपसे सर, पूछना जी। चाहता हूँ, वो ये जी। कि आप 2 बरस से ये सब कुछ बोल रहे हैं जी। और पुणे में आ रहे हैं, मुंबई में, और आप भी जगह जाएंगे। आपको आपकी सिक्योरिटी भी कम कर दी है, तो आपको कुछ नहीं लग रहा है? देखिए इन्होंने क्या किया कि मुझे मकान मिलना चाहिए, हाँ, वो बतौर नहीं दिया। राज्यपाल थे हाँ, तो। हाँ। और वो नहीं दिया, मेरी पूरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। अभी मैं यहाँ आया हूँ, सरकारी कोई आदमी वहां से मेरे साथ नहीं है, दिल्ली से, यहीं की सिक्योरिटी इन लोगों ने एक 2 आदमी भेज दिया है, लेकिन 7-8 लोग अपने किराए से मेरे साथ आए हैं। तो मुझे पब्लिक का सपोर्ट है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगता। आपके मतलब आपके जीवन का आगे क्या उद्देश्य क्या मेरे है? जीवन का एक तो पहला उद्देश्य तो मोदी जी को डिसलॉज करना है, फिर बीजेपी को डिसलॉज करना है, और उसके बाद में जो एक सोशल, चुके मैं सब कुछ रह चुका हूँ, MP MLA मिनिस्टर गवर्नर, तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं कोई राजनीति उस तरह से नहीं करूँगा। धन्यवाद। बहुत मेहरबानी।